नमस्कार, न्यूज 18 के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जैस्मिन शर्मा और इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के मुखिया ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। सर, सबसे पहले तो अपना कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपका बहुत स्वागत। सर, सबसे पहला सवाल, आज प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई, प्रदेश की जनता जरूर जानना चाहेगी कि कैसी मुलाकात रही, क्या उन्होंने कहा, क्या आपने कहा? नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री बने उसके बाद मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। एक कर्टसी कॉल भी था और जो हिमाचल प्रदेश के हित थे उनके मुद्दों को मैंने उनके सामने उठाया, जिसमें आपदा के बाद जो प्रदेश को नुकसान हुआ है उसमें हमें कोई पैकेज नहीं मिला, तो मैंने उनसे बात की, स्पेशल रिलीफ की बात की है। दूसरा, जो हमारे पावर प्रोजेक्ट है, हिमाचल की संपदा पानी है, रॉ मटेरियल पानी है। मैंने उन मुद्दों को उनके पास रखा कि फ्री रॉयल्टी जो 12% हमारी मिलनी चाहिए पहले 12 साल में, 12 से 30 में 18%, 30 से 40 में 30%, चाहे वो धोला सीध है, लूरी है, सुन्नी है, इनमें हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं इसमें जो SJVNL और NHPC के साथ है तो उसमें हमारे फ्री पावर मिलनी चाहिए। और मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से ये अनुरोध किया है कि हमारे पास संपदा सिर्फ पानी है और टूरिज़्म है, इन दो सेक्टर में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारे इसमें मदद कीजिए। हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, तो उसमें भी मैंने उनसे कहा कि बजट आने वाला है, कुछ मदद कीजिए। तो इन सब मुद्दों पर मैंने उनसे बातचीत की और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करूंगा और मुझे लगता है कि आने वाले समय पर इस पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा। सर, वाटर सेस का एक ऐसा मुद्दा है जिससे हिमाचल प्रदेश की सरकार को एक अच्छे आय की उम्मीद थी, लेकिन वाटर सेस का मुद्दा कोर्ट में लटका हुआ है और साथ ही साथ जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं इस एक मुद्दे को लेकर उनके साथ जो एक तनाव की स्थिति बीच में पैदा हुई थी, उसको लेकर निपटने की क्या तैयारी है और उस पर क्या प्रधानमंत्री का? नहीं, देखिए, उस मामले में तो मैंने बात नहीं की, वो तो कोर्ट में मामला है। हाँ जी। मैं तो सिर्फ जो हिमाचल के विकास के संदर्भ में और हिमाचल के पावर प्रोजेक्ट्स के संदर्भ में और BBMP के एरिया से संबंधित है, उस संदर्भ में मैंने बात की है। और जो हिमाचल के अधिकार है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया कि 4300 करोड़ रुपया हिमाचल सरकार का बनता है, वो अभी तक एजुकेशन पीरियड उसमें नहीं आया है, उस मामले में बात की। प्रदेश में जो समस्याएं आती है उस मामले में बात की। हमारी फॉरेस्ट क्लियरेंस के कारण कई रोड्स रुके हुए हैं, कई विकासात्मक कार्य फॉरेस्ट क्लियरेंस की बात की, तो ये सब मुद्दों पर मैंने उनसे बात की है। सर, आपने कहा कि बजट को लेकर भी बात हुई, 23 तारीख को बजट अभी पेश होगा। हिमाचल प्रदेश की सरकार को क्या उम्मीदें हैं? देखिए, अब तो बजट तो भारत सरकार का पूरे देश के लिए होता है, कोई प्रदेश सरकार के लिए तो होता नहीं केंद्रीय बजट। लेकिन जो योजनाएं होती है उसमें ये देखा जाता है कि कहीं हिमाचल सरकार को कितना फायदा उससे होना है और उन योजनाओं को अमली जामा कैसे बनाना है, इस दृष्टि से हमने उसमें विचार विमर्श किया। ठीक है सर, अब बात कर लेते हैं विधानसभा के उपचुनाव, जिसको लेकर हिमाचल प्रदेश में खूब राजनीतिक उठापटक हमने देखी। 27 फरवरी से जो घटनाक्रम चला, किस तरह से हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव थोपे गए, कहीं ना कहीं सरकार भी उससे प्रभावित हुई। कार्य जो विकास कार्य होने चाहिए थे आचार संहिता के चलते नहीं हुए, लेकिन नतीजा ये निकला कि जहां से शुरुआत की थी वहीं पर जनता ने लाकर दोबारा खड़ा किया 40। इस जीत को कैसे देख रहे हैं? ये बहुत अच्छी बात है और इसमें भी बात आपने सही की कि 4 महीने हमारे इसमें बीत के आचार संहिता ही लगी, 4 महीने आपदा के बीत गए, तो हमारी सरकार को सिर्फ 18 महीने का कार्यकाल हुआ है। सही मायने में देखा जाए तो हमें तो 9 महीने ही ढंग से काम करने का मौका मिला, लेकिन हमें हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है और समृद्धशाली हिमाचल का निर्माण करना है और 2032 में अमीर राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश आ गया। इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। नीतियों में हम परिवर्तन कर रहे हैं, पुराने दक्कनुसी कानूनों को हमको बदलना पड़ेगा और हिमाचल के लोगों के हाथ में पैसा कैसे पहुंचे, हमारी सरकार इस दृष्टि से कार्य कर रही है। लेकिन मेरा मानना है कि उसके लिए हमें मेहनत भी करनी है, संघर्ष भी करना है और ईमानदारी से, पारदर्शिता से सरकार को चलाना है। सर बिल्कुल, विधानसभा उपचुनाव और ये जो घटनाक्रम घटा जिसकी आपने बात की, जो विधानसभा उपचुनाव में जिस प्रकार ऑपरेशन लोटस किया गया और चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की गई,
जो सरकार जनता के वोट से चुनकर आती है उसको 5 साल का कार्यकाल करने का समय मिलना चाहिए। और 5 साल बाद हिमाचल की जनता तो खुद ही तय करती है कि किसको सत्ता में लाना और किसको नहीं लाना। तो जो नोटों के दम से सरकार को गिराने की कोशिश की वो हिमाचल की जनता ने उसको अच्छा नहीं माना। और इस चुनाव ने हिंदुस्तान की जनता को यह भी बताया है कि लोकतंत्र की दशा और दिशा कैसे तय होती है। इस दृष्टिकोण से भी उन्होंने कार्य किया। और मुझे लगता है कि जो विधायक 14 महीने पहले चुनकर आए थे वो अपनी राजनीतिक इच्छाओं की पूर्ति के कारण आज 6 विधायक उनमें से नहीं है। एक विधायक की तो जमानत भी जब्त हो गई है। और निश्चित तौर पर हिमाचल की जनता बड़ी जागरूक है और उन्होंने प्रदेश में हिमाचल की सरकार को 6 विधायक चुनकर फिर 40 की स्थिति पर पहुंचा दिया। बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने जो अपनी सूझबूझ का परिचय दिया है विधानसभा में। लेकिन सर, लोकसभा चुनाव में कहाँ चूक हो गई, इसको लेकर शिमला में तो समीक्षा बैठक भी हो रही है, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? देखो, लोकसभा चुनाव में अब समीक्षा बैठक हुई है, उसमें जो अभी हमारे अधिकारी हमारे AICC के पदाधिकारी के हैं वो भी पूरी रिपोर्ट रखेंगे। लेकिन हमने मेहनत की है और लोकसभा चुनावों में भी हमारा मत प्रतिशत 27% से बढ़कर 41% हुआ। यानी कि हिमाचल प्रदेश के लोगों ने हमारी कार्यप्रणाली को सराहा है। अब 27 से 41% हुआ। पिछले लोकसभा चुनावों में सिर्फ 27% वोट पड़े थे, इसमें 41% पड़े। लेकिन हम सीट एक भी नहीं जीत पाए। अगर एक ही विधानसभा क्षेत्र में की बात की जाए तो हमीरपुर पार्लियामेंट के 3 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हुए, वहाँ एक आदमी ने 2 वोट डाले। एक में विधायक कांग्रेस का जिताया और लोकसभा में उन्होंने बीजेपी के विधायक को वोट डाले। तो कितने जागरूक है हिमाचल के मतदाता कि एक ही व्यक्ति 2 पार्टियों को एक समय वोट डाल रहा था। इसका मतलब है कि हिमाचल में हमारी सरकार को वो मदद करना चाहते थे। सर, जो कुछ रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं उसके मुताबिक तालमेल की कमी कहीं ना कहीं संगठन में कांग्रेस में नजर आ रही है। नहीं, हमारा तो तालमेल बहुत अच्छा है। हमारे प्रदेशाध्यक्ष से बातचीत होती रहती है और कोई ऐसी तालमेल की कोई कमी नहीं रही। कुछ ये जो लोकसभा में जो कमियां रही हैं उसका आंकलन किया जा रहा है। सर, मंडी का इनपुट सामने निकल कर आया जिसमें कांग्रेस के ही एक दिग्गज नेता ने कहा है कि मंडी में लोगों में कांग्रेस के प्रति इसलिए नाराजगी है क्योंकि अफसरशाही वहां पर हावी है और इस वजह से लोगों के विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, जिस वजह से मंडी के लोगों की नाराजगी और कांग्रेस की जीत। किस नेता ने कहा? मुझे ये कौल सिंह ठाकुर जी के बयान थे। उन्होंने इस बात ये फीडबैक उन्होंने दिया है मंडी से। मुझे नहीं लगता कि ऐसी है, क्योंकि उनके विधानसभा क्षेत्र में तो सभी उन्हीं के द्वारा लगाए गए अधिकारी और कर्मचारी होते हैं। लेकिन वो किस संदर्भ में उनसे पूछा गया होगा, वो वैसे ऐसे बयान देते नहीं है। किस संदर्भ में उनसे पूछा गया वो उसके साथ जोड़कर देखा गया है। और कौल सिंह तो हमारे सबसे वरिष्ठ नेता है और जो कहते हैं उनके अनुसार हम कार्य करते हैं। लेकिन जो भी अगर कोई ऐसी शिकायत उनके कहने पर अगर मेरे ध्यान में आएगी तो जो कौल सिंह जी मुझे कहेंगे मैं उस पर अमली जमा पहनाऊंगा। सर, देहरा की जीत के चर्चे हो रहे हैं, कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी जीत इसे आप? ये देहरा का चुनाव एक मजबूरी में लड़ा गया चुनाव था और निश्चित तौर पर मेरी वाइफ को चुनाव लड़ने के लिए कहा गया। उनको पहले लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए भी कहा गया, मैंने मना किया कि लेकिन देहरा का चुनाव दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाकर उनके मायके में जाकर लड़ा गया। तो निश्चित तौर पर जनता ने वहाँ हमारे को आशीर्वाद दिया। अब देहरा की जनता की आकांक्षाओं के अनुसार अब उनको काम करना है। सर, लेकिन हमीरपुर की हार के भी चर्चे उतने ही हैं। नहीं, ये तो सब बहुत कम वोटों से आ रहे हैं, सब चलता है राजनीति। सर, भाजपा ये आरोप लगा रही थी कि आपकी सरकार गिर जाएगी। 6 महीने तक इस तरह का एक नैरेटिव वहां पर सेट किया गया, लेकिन ऐसा क्या आपने किया कि बाजी पलटी और एक स्टेबल गवर्नमेंट अब हम हिमाचल प्रदेश में देख रहे हैं? देखिए, जयराम ठाकुर जी की जो आंकड़ों का खेल है मैं समझ नहीं पाया। उनका अभी भी ये लगा कि हम फिर विधायकों को खरीदेंगे और फिर सरकार बनाएंगे। इस प्रकार की बातचीत, इस प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारा अब जयराम ठाकुर जी से भी ये रहेगा कि अब सरकार हमारी 3.5 साल चलेगी और आप सकारात्मक पक्ष की भूमिका निभाएं, ये अच्छा रहेगा। और प्रदेश के विकास में हम सब जो मिलकर विपक्ष और सत्ता पक्ष एक अच्छे हिमाचल का निर्माण करें, ये दृष्टि से मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा। अब अगर उन्होंने बयान अपना कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने के लिए इस प्रकार के बयान देते हैं और राजनीति का एक हिस्सा है। सर, क्योंकि एक डिस्ट्रप्शन देखा, पॉलिटिकल टर्मोइल हमने देखा भी। नहीं, पॉलिटिकल टर्मोइल वो ठीक है, वो तो राजनीतिक घटनाक्रम था। लेकिन कोई सरकार कार्य रचनात्मक ही करती है, मैं ये कह रहा हूँ ना। हाँ, वो ठीक था, उसमें कुछ
भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने राज्यसभा चुनाव में खरीदो फरोख्त जो की है, उसके कारण ये उनको 6 विधायकों को अपनी सदस्यता भी रद्द करनी पड़ी। तो अब वो चुनाव लड़ने के बाद जनता ने उन्हें नकार दिया है। तो मेरा मानना है कि इस प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमेशा हिमाचल में हमेशा शुचिता, स्वच्छता और पारदर्शिता की राजनीति रही है। पहली बार हिमाचल में हुआ और अच्छी बात नहीं है। और जनता ने जिस सरकार को 5 साल के लिए चुना होता है, उस सरकार को 5 साल बाद हिमाचल प्रदेश में उसके कार्यप्रणाली पर वोट करती है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, अब एक फुल फ्लेजेड गवर्नमेंट को हम देखेंगे काम करते हुए। आगे के चैलेंजेस की अगर बात करें तो सबसे पहले प्राकृतिक आपदाएं हैं। बीते साल हमने देखा बहुत तबाही हुई। नहीं, 3 चुनौतियों का हमें 18 महीने में सामना करना पड़ा। पहली आर्थिक चुनौती थी, उस पर हमने अपना कंट्रोल किया और हमारी अर्थव्यवस्था पटड़ी पर आई और 20% का उसमें सुधार हुआ। दूसरी आपदा की चुनौती थी, उसमें वर्ल्ड बैंक, नीति आयोग और शांता कुमार जी ने भी हमारी प्रशंसा की, बहुत अच्छा कार्य किया। तीसरी राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, इस चुनौती को भी हमने पार किया। आर्थिक चुनौती को पार किया, आपदा की चुनौती को पार किया और अब हमने राजनीतिक चुनौती को पार किया। तो 18 महीने में इन 3 चुनौतियों का जब हम सामना करके हम अभी आगे बढ़ रहे हैं तो हिमाचल के हित में है ये। मैं जो भी फैसले करता हूँ हिमाचल के हित में करता हूँ, आम जनता के लिए हित में करता हूँ। ठीक है, कई बार कड़े फैसले होते हैं जिसका जनता विरोध करती है, लेकिन वो समाज के हित में होते हैं। और भविष्य की युवा पीढ़ी को अगर हम कुछ देकर जाएं तभी अच्छा लगेगा। तो अभी धीरे धीरे हम इस दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहे हैं। युवाओं को रोजगार चाहिए, तो जयराम ठाकुर जी ने 5 साल में सिर्फ 20,000 रोजगार के अवसर दिए। हमने 18 महीने में 28,000 नौकरी निकाली है सरकारी क्षेत्र में। सर, कहीं ना कहीं थोड़ी विरोध के सुर ऊंचे होने लगे हैं। पेंशनर्स मांग कर रहे हैं एरियर्स की। फिर प्रदेश में कानूगो संघ है या पटवारी संघ है, वो उन्हें प्रदेश काडर में तब्दील करने को लेकर उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दे दी है। इस तरह से अब छोटे छोटे विरोध नहीं, ये छोटी छोटी चीजें है, ये कोई ज्यादा बात नहीं। एरियर का तो जैसे ही आर्थिक स्थिति ठीक होगी तभी करेंगे। अच्छा, अब एरियर जो है 6 पे कमीशन दे दिया, 10,000 करोड़ हमारे पर छोड़ दिया। सर, अब क्योंकि अब स्थिति स्थिर है, सरकार बिल्कुल एक फॉर्म में नजर आ रही है, आगे आने वाले समय के लिए क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? मैं निश्चित तौर पर हिमाचल का विकास करना, हिमाचल आत्मनिर्भर बने, अपने पांव पर खड़ा हो और 2032 में हिमाचल हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बने। मेरा लक्ष्य एक ही है और मैं उस लक्ष्य में आगे बढ़ रहा हूँ। बिल्कुल। और इसमें सुधार हो रहा है और हम उस दृष्टि से आगे जा रहे हैं। सर, एक बड़ा चैलेंज हिमाचल प्रदेश में उभर कर आ रहा है क्राइम का। बीते कुछ दिनों में हमने देखा बहुत सारी क्राइम की घटनाएं सामने आई और सिर्फ नॉर्मल सिविल क्राइम ही नहीं बल्कि साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा चैलेंज और हिमाचल प्रदेश के लोग शिकार भी हो रहे हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, क्राइम के तरीके बदल रहे हैं। साइबर क्राइम का तरीका अपना बदल गया है। तो इन सब चीजों पर हम काबू पा रहे हैं। समाज को भी इसमें जागरूक होना पड़ेगा। क्राइम जब बढ़ता है तो उसमें हमारा के साथ समाज को भी एक रूपता लाके और जागरूकता लाके हमें उसका मुकाबला करना है। तो हमारी सरकार इस दृष्टि से काम कर रही है। सर, एक कुछ आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। अब घर में किस तरह का माहौल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अब मैडम भी विधायिका हैं, तो पति पत्नी के बीच नोकझोंक तो होती है, लेकिन वो घरेलू नोकझोंक और अब एक राजनीतिक नोकझोंक भी हमें देखने को मिलेगी। अभी तक तो जब से वो चुनाव जीते तो अभी देहरा में ही है। अभी तो हमारी उनसे मुलाकात ही नहीं हुई और चुनाव के वक्त भी उनसे मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि मैं अलग कैंपेन करता था, वो अलग काम। और परिवार में ऐसी बातें चलती है जो आप कहते हैं, और निश्चित तौर पर सब परिवारों में चलती है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि हम तो हमारे बीच में नोक जो एक परिवार लेकिन का अब एक पार्ट है। विधायिका है, पहले धर्मपत्नी और एक साथी के तौर पर रहती थी, अब एक विधायिका भी साथ में रहेंगी, तो कैसा अनुभव और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, ना उन्होंने सोचा था चुनाव लड़ना, ना मैंने सोचा था। ये मजबूरी का चुनाव जरूरी हो गया था। तो इसलिए अभी देखते हैं अब क्या, कुछ नहीं, वो नॉर्मल लाइफ है ऐसे, मैं कोई ज्यादा उसमें अच्छा सर, मंत्रिमंडल में एक जगह अभी भी खाली है और नारी शक्ति की बात होती है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कोई महिला मंत्री? नहीं, मंत्रिमंडल में बहुत सीनियर लोग अभी हमारे बैठे हैं। अच्छी बात है कि इस बार 2 नारियां पहुंच गई है। पहले अपनी विधायकी को अच्छी तरह चलाए और विधायकी का काम सीखे, उसके बाद जरूरी क्यों है कि वहां से बनना, दूसरी महिलाएं भी तो हैं। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल। प्रदेश की जनता ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया विधानसभा चुनावों में। एक स्टेबल गवर्नमेंट अब हम हिमाचल प्रदेश में देखेंगे। प्रदेश की जनता के लिए कोई संदेश?
नहीं, बस हम तो एक चाह रहे कि हम थोड़े फैसले लेना चाहते हैं प्रदेश के हित में, और उन फैसलों में आपका भी हित जुड़ा हुआ है, युवा पीढ़ी का भी हित जुड़ा हुआ है। उसमें आप हमारा सहयोग करें और हम जो चाहेंगे प्रदेश हित में ही कार्य करेंगे। बिल्कुल। तो ये थे प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर नमस्कार। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जिन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बातें स्पष्ट की। और अब हिमाचल प्रदेश में, जैसे कि मुख्यमंत्री ने कहा कि एक रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ा जाएगा, और उसी लक्ष्य के साथ 2022 में भी सरकार सत्ता में आई थी, और आगे उसी लक्ष्य को निर्धारित करते हुए काम किए जाएंगे। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो जर्नलिस्ट मुरमुन के साथ मैं जास्मिन शर्मा।